अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने अपना चैप्टर 5 स्टार्ट करना है जो कि है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब हम ना इस चैप्टर में जो आपके हार्ट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं या ब्लड वेसल से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनके लिए जो ड्रग्स यूज़ होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ना आपको हम बता देते हैं कि सीवीएस क्या, उसका रिव्यू दे देते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट करता है आपके हार्ट पे और ब्लड वेसल्स पे। जो मेन प्राइम फंक्शन आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का है वो है ब्लड की सप्लाई करना टू एवरी सेल। ठीक है, क्यों सप्लाई की जाती है ब्लड की? क्योंकि ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स, केमिकल्स, न्यूरोट्रांस हार्मोन्स, ड्रग्स, ये सारा डिलीवर किया जाता है हर सेल से, और सेल जो फॉर्मुलेट कर रहा होता है वो वापस से दूसरी साइड्स पे ट्रांसमिट किया जाता है, और इसी तरह ये साइकिल चलती रहती है। ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट हो जाए, उनका एक्सचेंज, ठीक है, वो सब जो है हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? इसी ब्लड के थ्रू हो रहा है। इसमें जो ब्लड को पंप करने के लिए जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है वो होता है आपका हार्ट, और ब्लड वेसल्स वो पाइपलाइन है जिनके थ्रू आपका ब्लड सर्कुलेट किया जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको एक डायग्राम शो की गई है जो कि आपके शो कर रही है कि ब्लड वेसल्स पे जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स एक्ट करती हैं तो कैसे उसकी वेस्कुलर टोन को डिक्रीज करती हैं। अच्छा, अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब सिंपल ये है कि देखें, जहाँ भी मसल्स की बात होगी ना, किसी भी टाइप ऑफ मसल है, कार्डिक मसल्स है, स्मूथ मसल है, स्केलेटल मसल है, वहाँ बात हो रही होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की। ठीक है, यानी कि वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है समा। अब उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से काफ़ी सारे ना आपकी चीज़ें लिंक्ड होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस लिंक्ड होते हैं। तो बेसिकली जो आपकी, अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो उनके अंदर भी आपकी जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो टोन होती है, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए या बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए तो आपका क्या होता है? आपकी डिजीज़ डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से आपके ड्रग्स हैं जो इस वेस्कुलर टोन को डिक्रीज करती हैं अगर वो इंक्रीज हो जाए तो। और वो इंक्रीज किन केसेस में होती है? वो आपकी ये एरिथमियाज के केस होती है, आपकी जो है हाइपरटेंशन के केस में हो सकती है, ठीक है, इवन के आपकी हार्ट फेलियर के केस में भी वो वेस्कुलर टोन डिस्टर्ब हो सकती है। अच्छा, तो अब सबसे पहले आपके लिखे हैं एल टाइप कैल्शियम चैनल्स। एल टाइप कैल्शियम चैनल्स, अब ये क्या करते हैं? बेसिकली ना, जब भी हम मसल्स की बात करते हैं ना तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है। जब कैल्शियम आपका इनसाइड मूव करता है तो वो बेसिकली जो मसल फिलामेंट्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो अगर तो कैल्शियम नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो वेस्कुलर टोन ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि मसल्स आपके रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पोटेशियम चैनल ओपनर्स। ठीक है, पोटेशियम चैनल ओपनर्स हैं ये पोटेशियम, देखिए बेसिकली सोडियम और पोटेशियम का जो बैलेंस होता है ना वो रिक्वायर्ड किस लिए होता है? ताकि रिक्वायर्ड होता है कि आपकी सेल को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो हमने डीपोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रीपोलराइजेशन का पढ़ा था, तो उसमें ना ये पोटेशियम चैनल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और अगर ये ज़्यादा ओपन हो जाएं तो इसका मतलब है कि पॉजिटिविटी बाहर जा रही है। ठीक है, लॉस ऑफ पॉजिटिविटी हो रही है। तो मैंने आपको हमेशा बताया था कि जो सेल रेस्टिंग कंडीशन में होता है वो हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है, यानी कि नेगेटिव चार्जेस उसके अंदर ज़्यादा होते हैं, और अब पॉजिटिव मज़ीद कम होंगे क्योंकि पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो आपका सेल है वो मज़ीद सो जाएगा, वो मज़ीद रेस्टिंग कंडीशन पे चला जाएगा। उसके बाद है आपके अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट में हमने हमेशा कहा था कि एंटागोनिस्ट ऐसे ड्रग्स होती हैं जो आपके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। ठीक है, तो अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट क्या करेंगे? अल्फा रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे जो कि आपकी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, और उनको ब्लॉक करेंगे। और जब भी अल्फा रिसेप्टर या बीटा रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होती है। इसका मतलब ये जो वेसल्स हैं ये डायलेटेशन की तरफ जाएंगी, और डायलेट करेंगी तो वेस्कुलर टोन डिक्रीज होगी।
उसके बाद आपके हैं एंडोथिलिन एंटागोनिस्ट। अब ये जो एंडोथिलिन एंटागोनिस्ट हैं ये बेसिकली ये भी आपके ब्लड वेसल्स पे काम करते हैं और उसके डायलेशन में आप ऐसे समझ लें कि अगर ये एंडोथिलिन एंटागोनिस्ट एंडोथिलिन रिसेप्टर्स पे बाइंड कर जाएंगे तो एंडोथिलिन जो इसका नेचुरल केमिकल है वो बाइंड नहीं करेगा और फिर उससे भी वेस्कुलर टोन डिक्रीज हो जाएगी। फिर आपके नाइट्रोडाइलेटर्स हैं, नाइट्रोडाइलेटर्स नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी आपका वेजोडाइलेशन में रोल प्ले करते हैं। वेजोडाइलेशन मतलब ब्लड वेसल को डायलेट करने में, और अगर कोई चीज़ डायलेट होगी एक्सपेंड होगी तो उसकी वेस्कुलर टोन जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। एक और जो यहाँ पर पाथवे लिखा हुआ है वो है 81 रिसेप्टर्स, दैट इज एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर। ठीक है। अब होता ये है कि आपकी ना बॉडी में एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजिन। ठीक है। अब ये जो एंजियोटेंसिनोजिन है इस प्रोटीन को एक एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है। वो कौन सा एंजाइम है, वो है आपका रेनिन एंजाइम। ठीक है। रेनिन एंजाइम है, प्रोटीन है एक, जो कि आपकी किडनी प्रोड्यूस करती है। अब ये इस एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है। अब ये एंजियोटेंसिन 1 जो है जब लंग्स के करीब जाता है उधर आपका होता है एस। ठीक है। एंजियोटेंसिन टेंसिन 1 जो है वो भी प्रोटीन है। फिर ये जो एंजियोटेंसिन एस लिखा हुआ है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है। ये भी बेसिकली एक एंजाइम है जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और लंग्स के करीब करता है। अब ये जो है एंजियोटेंसिन 2 में जब कन्वर्ट हो जाता है तो ये जाके एंजियोटेंसिन 2 81 रिसेप्टर्स पे बाइंड कर जाता है, जिन्हें हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, और वहाँ जाकर वेस्कुलर टोन को इंक्रीज करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इस तरह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने में रोल प्ले करता है। ठीक है। ये नेचुरल पाथवे आपका। अब क्योंकि हमने वेस्कुलर टोन डिक्रीज करनी है, ब्लड प्रेशर वगैरह ये सारी चीज़ें रिड्यूस करनी है, तो क्या होगा, हम डिफरेंट ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। उनमें से आपके रेनिन इनहिबिटर्स आ जाते हैं। रेनिन इनहिबिटर क्या करेंगे, रेनिन एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है। एस इनहिबिटर क्या करेंगे, एस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। ठीक है। और जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर पे डायरेक्टली बाइंड कर जाएंगे और एंजियोटेंसिन 2 को बाइंड नहीं होने देंगे। और ये रेनिन और एस जो क्या करें, वो एंजियोटेंसिन की प्रोडक्शन ही नहीं होने दे रहे। ठीक है। तो इस तरह से ये आपके डिफरेंट डिजीजेस में यूज़ होते हैं। अब आपकी मेजर डिजीजेस हम पढ़ लेते हैं जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की है। उनमें आपका हार्ट फेलियर, एरिथमियाज, एंजाइना और हाइपरटेंशन आ जाती है। अब इनको हम वन बाय वन ना डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है हार्ट फेलियर। ठीक है। सबसे पहले क्या है, हार्ट फेलियर। अच्छा, हार्ट का बेसिक जो काम है वो है पंप करना। ठीक है। जितने डिमांड है बॉडी को ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की डिमांड का मतलब है ब्लड। ठीक है। जितनी ब्लड की रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को उतना वो सप्लाई करे। ठीक है। ये है हार्ट का काम। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका हार्ट जो होता है उस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहा होता। ठीक है। अब मीट डिफरेंट इश्यूज हैं, उनकी वजह से नहीं कर रहा होता, यानी कि जो आपका आउटपुट है, जितना हार्ट का आउटपुट होना चाहिए वो पूरा प्रॉपर नहीं होता। ठीक है। जैसे कि अगर बॉडी को, लेट से फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी को जो है 50 उसकी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की। ठीक है। 50 मॉलिक्यूल्स, लेकिन आपका हार्ट उसे 30 या 20 इतने प्रोवाइड करे। ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है कि वो डिमांड पूरी नहीं होगी, फुलफिल नहीं होगी। तो ऑक्सीजन की जब डिमांड फुलफिल नहीं होगी तो आपके पास कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसे हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। ठीक है। हार्ट फेलियर में बस एक बात याद रखनी है कि आपका जो हार्ट है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी सप्लाई नहीं कर रहा होता। ठीक है। हार्ट बेसिकली यहाँ पर भी यही मेंशन है कि हार्ट आपका यूनिक ऑर्गन है जो कि आपके बर्थ से लेकर डेथ तक काम करता रहता है कंटिन्यूअली। इसका काम क्या है, पंप करना आपके ब्लड को। ठीक है। ब्लड को क्यों पंप किया जाता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है। अब हार्ट फेलियर में क्या होता है, ये प्रोग्रेसिव डिजीज है जिसमें आपका हार्ट जो होता है उसकी जो एबिलिटी है वो लूज हो जाती है पंप करने की। ठीक है। और वो बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं करता। तो जब ये आपकी ऐसी कंडीशन हो जाती है
तो उसमें आपका जो इजेक्टेड ब्लड होता है ना वो ऐसा समझ लें कि वो कंप्लीट नहीं होता। ठीक है। अब इसमें ना दो रीज़न होती हैं। एक ये हो सकती है कि हार्ट कंप्लीटली फिल ही नहीं कर रहा, दूसरा ये है कि वो सही प्रॉपर इजेक्ट नहीं कर रहा ब्लड, यानी कि ब्लड को आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा। दोनों कंडीशंस में आपकी कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसे हम हार्ट फेलियर कहते हैं। अब ये इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम की वजह से भी हो सकता है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बढ़ जाने की वजह से भी आपकी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है। सिंपल एक वर्ड में क्या है कि हार्ट जो है कंप्लीटली सप्लाई नहीं कर सक रहा। ठीक है। इनसफिशेंट सप्लाई करता है ब्लड टू द बॉडी। ये इस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट फेलियर। रीजंस उसकी बहुत सारी हैं, फिलिंग में इशू है, इजेक्शन में इशू है, ब्लड वॉल्यूम का बढ़ जाना। ठीक है। कोई मसल्स में इशू आ गया है, उस केस में भी ऐसा हो जाता है। ठीक है। तो इसके लिए जो अब हम ड्रग्स यूज़ करते हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर्स, जिसमें हमारे पास दो ड्रग्स आ रही हैं जिनका ऊपर हमने डिस्कस भी किया था पिक्चर में। एक थे एस इनहिबिटर्स, दूसरे थे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिन्हें ARBs भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है वो आपकी बीटा ब्लॉकर है, जिसमें आपका प्रोप्रानोलोल आ जाता है। ठीक है। डायूरेटिक्स हम यूज़ करते हैं। डायूरेटिक्स ज़्यादा यूरिन की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। तो जब यूरिन की ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ब्लड वॉल्यूम आपका डिक्रीज करता है, क्योंकि हमने अभी एक रीज़न पढ़ी कि अगर आपकी बॉडी का वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए तो उस केस में भी आपको हार्ट फेलियर होने का चांस रहता है। ठीक है। तो ब्लड वॉल्यूम को, सॉल्ट के लेवल्स को डिक्रीज किया जाता है, और वो किस तरह पॉसिबल है? यूरिन के थ्रू पॉसिबल है। तो इसलिए हम डायूरेटिक्स यूज करते हैं ताकि ज्यादा यूरिन की प्रोडक्शन हो। डायूरेटिक्स जो हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स आ जाएंगे, जो डायरेक्टली रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं आपके ब्लड वेसल्स पे, और ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। फिर उसके बाद आइनोट्रोपिक एजेंट हैं जिनमें डाइजॉक्सिन और डिजिटालिस आ जाता है। अब आइनोट्रोपिक क्या होता है ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका लिखा हुआ है क्या, आपकी फर्स्ट ड्रग है जो कि आपकी आ जाती है एस इनहिबिटर्स। ठीक है। एस इनहिबिटर्स अभी हमने ऊपर पिक्चर में भी डिस्कस किया था, जो आपके एस एंजाइम को क्या करेंगे, एस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, ब्लॉक करेंगे। तो बेसिकली एस इनहिबिटर्स क्या है? एंटागोनिस्ट हैं। एंटागोनिस्ट ड्रग्स हैं जो आपके एंजाइम के साथ बाइंड कर जाती हैं। ठीक है। और बाइंड कैसे करेंगी? ये ना कॉम्पिटेटिव वे में बेसिकली बाइंड कर जाती हैं आपके इस एंजाइम के साथ। ठीक है। और एंजियोटेंसिन 2 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देती। ठीक है। यहाँ पर यही मेंशन है कि एस ऐसे ड्रग्स होती हैं जो आपकी एस एंजाइम, कैप्टोप्रिल ऐसे ड्रग है जो कि एक एस इनहिबिटर है। एस इनहिबिटर क्या करते हैं? वो एस की एक्टिविटी यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देती हैं, जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। और एंजियोटेंसिन 2 क्या है? एक पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्टर है, और वेजो कंस्ट्रक्ट जब भी होगा प्रेशर बिल्ड होगा। ठीक है। तो प्रेशर जब हमें जो ये कंडीशन होती है हार्ट की, इसमें हमें प्रेशर नहीं चाहिए होता। ठीक है। क्योंकि जितना प्रेशर बिल्डअप होगा उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, उतना ज़्यादा हमें कार्डिक आउटपुट रिक्वायर्ड होगा, और जो कि आपका हार्ट अभी सप्लाई नहीं कर सक रहा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है ये क्या करते हैं ये एजेंट, आपकी जो ब्रेडिकाइनिन है उसकी इनएक्टिवेशन को भी स्लो डाउन कर देते हैं। अब अगर ब्रेडिकाइनिन की इनएक्टिवेशन नहीं हो रही तो क्या होगा? ब्लड वेसल डायलेट करेंगी। ब्रेडिकाइनिन ना एक ऐसा केमिकल है बॉडी का जो कि ब्लड वेसल को डायलेट करता है। ठीक है। उन्हें एक्सपेंड करता है। तो अब ये एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो उस बेसिकली ब्रेडिकाइनिन हमें वेजोडाइलेशन के लिए चाहिए। तो ये ड्रग क्या करिए, कैप्टोप्रिल उस ब्रेडिकाइनिन के लेवल को एक तरह से इंक्रीज करती है। कैसे? उसकी इनएक्टिवेशन को ब्लॉक करके। उसके बाद जो अब हम डिफरेंट जो आपके ऑर्गन्स हैं जिस तरह हार्ट है उस पर इसका इफेक्ट देख लेते हैं। तो ये यही करता है कि आपकी जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस होती है उसको डिक्रीज करता है, और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। और ब्लड प्रेशर और जब वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है तो कार्डिक आउटपुट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि ना आपका
हमने कहा था कि जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो किस किस के इक्वल होता है? वो आपका इक्वल होता है कार्डिक कार्डिक आउटपुट के, और साथ में टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के। ठीक है, टीपीआर जिसे बोलते हैं। तो आपकी जब कार्डिक आउटपुट ज़्यादा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा। ठीक है। तो कार्डिक आउटपुट किस पे डिपेंड करती है? हार्ट रेट पे और स्ट्रोक वॉल्यूम पे। और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो आपकी जो रेजिस्टेंस टू फ्लो आती है, ठीक है, ब्लड वेसल से रिलेटेड जितने भी आपके इश्यूज आ जाते हैं ये उससे लिंक्ड होती है। ठीक है। अच्छा, तो ये बेसिकली आपका क्या है, ये कैप्टोप्रिल क्या करती है, इसका ये जो आपका कार्डिक आउटपुट है इसको डिक्रीज करेगी। तो ऑटोमेटिकली फिर आपका क्या होगा, जो हार्ट फेलियर की कंडीशन है उससे कॉम्बैट किया जा सकता है। ठीक है। एडवर्स इफेक्ट एस इनहिबिटर्स के क्या है? ड्राई कफ बहुत प्रोड्यूस करती है। ड्राई कफ इसका मेन सिम्टम है। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, रैश हो सकती है, हाइपोटेंशन, रीनल इनसफिशिएंसी। रीनल इनसफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपकी किडनी तक ना प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा, मतलब फिल्टर होने के लिए। तो अगर रीनल इनसफिशिएंसी होगी तो यूरिन भी कम प्रोड्यूस होता है। ठीक है। और ये आप जो प्रेगनेंसी में है ये यूज़ नहीं किए जा सकते, फीटोटॉक्सिक हैं, यानी कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ये प्रेगनेंसी में। ठीक है, ये सेफ नहीं है, तो ये यूज़ नहीं की जाती। फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी क्या है? ये बेसिकली जीआईटी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और आप एम्प्टी स्टमक लें तो ये ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि फूड इसकी एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देता है, यानी कि अगर कुछ खा के लेंगे तो इसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ठीक है। दूसरी जो आपकी ड्रग है वो है आपका लोसार्टन। लोसार्टन आपका क्या है? वो आपका है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये जो कैप्टोप्रिल है ये किस में होता है? ये कैपोटीन है। ठीक है, जो आप इमरजेंसी सिचुएशन में भी जबान के नीचे रखवाते हैं पेशेंट्स को जब उनका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक है। और जो आपका लो सार्टन है इसकी अगर कॉमन एग्जांपल देखें तो इजी डे वगैरह आ जाती हैं। ठीक है। ये क्या है? ये ए आर बीज हैं जिन्हें हम कहते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये बेसिकली वो जो रिसेप्टर हमने पढ़ा था जिस पे एंजियोटेंसिन 2 प्रोटीन जो है उसने जाके बाइंड करना था, उसको ये ब्लॉक कर देते हैं। और जब ये उसे ब्लॉक कर देते हैं तो एंजियोटेंसिन 2 से उस पर बाइंड नहीं करेगा और वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ठीक है। तो ये भी क्या है? ये भी कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। ठीक है। एंटागोनिस्टिक ड्रग है, और ये क्या करती है? ये वही जो हमने अभी बात डिस्कस की कि आपके 81 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगी। और ये आपकी जो एंजियोटेंसिन एक्टिविटी होती है ना उसे कम्प्लीटली रिड्यूस कर देती है, लेकिन इसका ब्रेडिकाइनिन के लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट आता है? ये अप्रूव ट्रीटमेंट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के लिए ड्रग यूज की जाती है। ठीक है। हाइपरटेंशन के लिए ड्रग यूज की जाती है। हाइपरटेंशन क्या होता है? परसिस्टेंट इंक्रीज हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर रेगुलरली इंक्रीज रह रहा है नॉर्मल वैल्यू से, तो उसे उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कह देते हैं। और ये आपके हार्ट फेलियर में भी यूज़ होता है क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। फार्माकोकाइनेटिक्स हमारे पास क्या है? ये जो ड्रग है ओरली वेल एब्जॉर्ब्ड है, वन ओडी डोजिंग में हम देते हैं। इसकी हाफ लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, और इसका जो है हिपैटिक मेटाबॉलिज्म है, यानी कि ये लिवर से मेटाबोलाइज होती है। ठीक है। और इसकी हाईली प्रोटीन बाउंड है। हाईली प्रोटीन बाउंड है यानी कि आपकी जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन, उसके साथ इसकी बाइंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। एडवर्स इफेक्ट अगर हम बात करें तो बाकी तो इसके एस इनहिबिटर्स जैसे ही हैं, लेकिन ये ड्राई कफ नहीं प्रोड्यूस करती। ठीक है। तो अगर तो ड्राई कफ किसी पेशेंट को हो जाए या कोई एजमेटिक पेशेंट है तो उसमें हम प्रेफर करते हैं कि हम
कैप्टोप्रिल वगैरह ना दें, उसकी जगह हम लोग क्या दे दें, उसकी जगह हम उन्हें ARBs दे देते हैं, ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जो कि आपकी क्या है, लोसार्टन वगैरह। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपका बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर ऑलरेडी हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाला जो चैप्टर था उसमें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपकी प्रोप्रानोलोल कैसे वर्क करती है, ठीक है। बेसिकली ये बीटा रिसेप्टर जो होते हैं आपके, उन पे वर्क करती है, उन्हें ब्लॉक कर देती है, जो आपके हार्ट वगैरह में भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, उन्हें ब्लॉक करेगी। तो ये बीटा 1 रिसेप्टर पे भी काम करती है, बीटा 2 रिसेप्टर पे भी काम करती है, और आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती है। तो सिंपैथेटिक एक्शन आपको पता है ऑलरेडी कि कार्डिक आउटपुट डिक्रीज, अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कार्डिक आउटपुट और आपका ब्लड प्रेशर ये सब रिड्यूस होगा, ठीक है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी डिक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली ये आपके फिर हार्ट फेलियर में आपको एक अच्छा एक रिलीफ देती हैं। और अच्छा, उसके बाद आपके आ जाते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ये ऐसे ड्रग्स होती हैं जो कि आप यूरिन की प्रोडक्शन ज़्यादा करती हैं ताकि ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज किया जा सके, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगी, और हमें यही चाहिए होता है आपके हार्ट फेलियर के केस में। इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमने आगे ना इसकी एक डायग्राम है वो डिस्कस करनी है। उसके बाद आपका आ जाता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है। नो, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड क्या है, ये डायरेक्ट वेजोडाइलेटर है, ठीक है। वेजोडाइलेटर यानी कि ब्लड वेसल को डायलेट करता है। और ये आपका जो ये वाली ड्रग्स हैं ये कहाँ कहाँ ज़्यादा यूज़ होती हैं, ये आपकी हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन दोनों में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले ड्रग्स हैं। उसके अलावा ये आपके जो स्मूथ मसल्स हैं बेसिकली ब्लड वेसल्स के, उनको रिलैक्स कर देती हैं, और रिलैक्सेशन की वजह से वेजोडाइलेशन होती है और आपका कार्डिक आउटपुट डिक्रीज कर जाता है। ये नाइट्रोप्रोसाइड इमरजेंसी ड्रग है, ठीक है। ये आपकी जो स्मूथ मसल्स हैं आर्टरीज के और वेन्स के, दोनों को रिलैक्स कर देती हैं। अगर हम इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात करें तो ये 1 मिनट में असर कर देता है, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन अगर दी जाए तो, ठीक है। ये आपकी हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में और हाइपरटेंशन में यूज़ की जाती है। इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हेडेक, नोज़िया, वॉमिटिंग, ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। उसके बाद जो है वो आपके आ जाते हैं आइनोट्रोपिक एजेंट, ठीक है। आइनोट्रोपिक एजेंट क्या होते हैं, आइनोट्रोपिक बेसिकली जो आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, कार्डिक मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, उसको बोलते हैं आइनोट्रोपी, ठीक है। मतलब कि हार्ट की कितनी एबिलिटी है या उसकी कितनी पावर है कॉन्ट्रैक्ट करने की, ठीक है। तो बेसिकली पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का मतलब क्या है कि ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होना मसल्स की। कार्डिक मसल जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे उतना कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो बेसिकली हार्ट फेलियर में ये डाइजॉक्सिन भी दी जाती है, और वो क्या करती है, वो कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करती है। कैसे इंक्रीज करेगी, क्योंकि मसल जितनी फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतना ज़्यादा ब्लड इजीली पंप किया जाएगा बॉडी को, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके हार्ट फेलियर में रोल प्ले करती हैं। अब डाइजॉक्सिन की बात करें ना तो ये आपका एक प्लांट होता है डिजिटालिस, उससे ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। ये आप इसे हम कार्डिक ग्लाइकोसाइड भी बोलते हैं। ग्लाइकोसाइड आपके वो कंपाउंड्स होते हैं जो जिनमें ना आपकी ऐसे समझ ले शुगर कंटेनिंग नेचुरल कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखें कि ये कैसे कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, तो ये बेसिकली कैल्शियम के लेवल को, साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देता है। जब मैंने अभी आपको भी बताया थोड़ी देर पहले कि कैल्शियम का लेवल जब इंक्रीज होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। मसल्स को, क्योंकि जब मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो उनकी जो प्रोटीन्स होती हैं मसल्स प्रोटीन, उनको बाइंडिंग के लिए कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है, तो जितना कैल्शियम ज़्यादा उतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इन दिस वे ये जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है या आइनोट्रोपिक इफेक्ट है उसे इंक्रीज करती हैं, और इन दिस वे वो कार्डिक आउटपुट को भी इंक्रीज करती हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे काम करता है। ये इंक्रीज करता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, कंडक्टिविटी को भी और हार्ट रेट को भी, ठीक है।
अगर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा। और उसके साथ साथ ये कंडक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है। कंडक्टिविटी मतलब जो आपकी इम्पल्स जनरेशन हो रही होती है हार्ट में, जो ऐसे हमने पढ़ा था ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेट होते हैं, फिर एवी नोड में जाते हैं, एवी बंडल में जाते हैं, फिर परकेंडरी फाइबर्स में जाते हैं। जो बेसिकली कंडक्टिविटी का मतलब है जो एक्सचेंज हो रहा होता है ना आयंस का, ठीक है, जिसकी वजह से सेल एक्टिवेट हो रहा होता है, जो जिसे हम डीपोलराइजेशन भी बोलते हैं, उस प्रोसेस को ये इंक्रीज कर देती है। ठीक है। अब ये किस किस डिजीज में यूज होती है? कंजस्टिव हार्ट फेलियर में यूज होती है, उसके अलावा राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर्स, यानी कि अगर वेंट्रिकल सही से काम नहीं करे, उनके मसल सही से काम नहीं करे, उस केस में यूज होगी। ठीक है। लेकिन अगर आपका हार्ट मसल्स ही खराब हो चुके हैं, हार्ट बैडली डैमेज है, इसका मतलब ये होता है कि मसल्स ही मसल जो हैं, मसल सेल्स उनकी डेथ हो चुकी है, तो ये फिर काम नहीं करती प्रॉपरली। एडवर्स इफेक्ट क्या है? नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक भी हो सकता है, और ब्लड विजन भी इसके साइड इफेक्ट्स में, एडवर्स इफेक्ट में आ जाता है। ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स को डिस्कस करेंगे।